सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी का आखिरी बयान इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। Rahul Gandhi is saying that we are playing the game of mass mobilization. It's been quoted by FT. भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है, जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराना। मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, लोगों के बीच ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे देश की मीडिया हो या फिर विदेशी अखबार, हर जगह वो वोट चोरी के साथ छाए हैं। लगातार नए नए खुलासों के साथ इस मुद्दे के साथ जनता को एंगेज किया है, ताकि मुद्दा सेंटर में बना रहे। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो विदेशों में देश को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है, जिसको खत्म करने का काम चुनाव आयोग के षड्यंत्र के साथ हो रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि वो अब तक 3 विधानसभा सीटों का वोट चोरी का खुलासा कर चुके हैं, जबकि हाइड्रोजन बम आना बाकी है, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने जरूर कुछ बदलाव किए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो देश को बदनाम करने की साजिश है, या फिर सच में वोट चोरी ने चुनावों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं। गांधी कोट कर रहे राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। Rahul Gandhi is saying that we are playing the game of mass mobilization. It's been quoted by FT. हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है, जब हमारे वोटर लिस्ट से
आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। तो आइए पहले सवाल आपके सामने रखती हूं और फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की दहाड़ में करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल यही, संग्राम से सत्ता, कांग्रेस का यही रास्ता। वोट चोरी का नैरेटिव इंपैक्ट कितना पॉजिटिव? राहुल का सीक्रेट मिशन, मास मोबिलाइजेशन, विदेश अखबार में वोट चोरी की बात, राहुल देश के खिलाफ। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा है कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद, अश्विनी दुबे जी संविधान विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक और संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ में आज मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और नीरज जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। हाइड्रोजन बम आएगा 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 लेकिन अभी तक आ नहीं पा रहा सर, कुछ केमिकल फॉर्मूले में दिक्कत है, माहौल बनाए रखने की कोशिश है, या वाकई में लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की लड़ाई विपक्ष लड़ता हुआ दिख रहा है? पूर्णिमा जी, आज इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने की जो पहली खबर है ना, उससे आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि विपक्ष तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और सत्ता पक्ष और उसके एजेंट जो कुछ संवैधानिक संस्थानों में बैठ गए थे उनको भी अब डर लगने लगा है, तो वो उसमें बदलाव करने लगे हैं। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 7 की जो औपचारिकता थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में एक ऐसा रैकेट चल रहा था, देशी विदेशी पता नहीं, जो रैकेट मिलकर लोगों के वोट काट रहा था संस्थागत तरीके से, आज उसमें आधार लिंक करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। और ये पहली जीत है। अगली जीत उसके बाद तब होगी जब ये एक मास तरीके से लगभग 62 लाख वोट बिहार में काटने की प्रक्रिया हुई थी। अब जब वो वोट दोबारा इस चुनावी प्रक्रिया में आ जाएंगे तो वो दूसरी जीत होगी। और फिर जब हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा तो पता चलेगा कि इस देश में पिछले 11 साल से किस तरीके से मास रिगिंग हो रही थी। ठीक है, जरा रोकूंगी नीरज जी, जरा रोक रही हूँ नीरज जी। इसी मामले पर इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा कर रहे हैं, सुन लेते हैं। रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी द्वारा लाए गए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर भाषण देते हुए कहा था कि यदि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलता है तो देश की स्थिति क्या होगी, आप चिंता करके देखिएगा। देश के हालात खराब हो जाएंगे, टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और हमें एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए, हमें कास्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ अपना मंतव्य रखा था, अपना भाषण दिया था। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, सोनिया जी तक शासन चला, मनमोहन जी तो प्राइम मिनिस्टर थे मगर बागडोर जो है वो सोनिया जी के हाथों में था। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। आप चिंता करके देखिए, इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो केवल एक धर्म तक सीमित है। राजीव गांधी जी ने भी भाषण देते हुए सदन के अंदर 1990 में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन मत लाइए, मुसलमान रिजर्वेशन का क्या होगा, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में चिंता करिए। आज भी राहुल गांधी जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बोला है। कर्नाटक के अंदर ये जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्थापित किया है, नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। हमारे देश के ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कास्ट सेंसस होगा इसका कुछ दिनों पहले ऐलान भी किया।
पार्लियामेंट में ये घोषित हुआ। मगर कर्नाटक के अंदर जहां कास्ट सेंसस चलने की बात हुई थी, अभी तक उसके नतीजे क्यों नहीं आ पाए? क्यों दोबारा कास्ट सेंसस करना पड़ा? क्यों कांग्रेस के अंदर भी एक चुप्पी छाई हुई है? क्यों कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कर्नाटक में सुगबुगाहट है? क्या कारण रहा है कि तो संबित पात्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए। वापस से लौटती हूँ, नीरज जी अपनी बात को प्लीज पूरा करेंगे, फिर उसके बाद कौशल कांत जी आपके पास आ गए। मैं पूर्णिमा जी बात पूरी कर देता हूं, लेकिन क्योंकि 5 मिनट संबित पात्रा ने समय खराब किया तो वो जवाब मैं दे देता हूं, नहीं तो उसको स्पिन कर दिया जाएगा। संबित पात्रा की शायद बुद्धि थोड़ी सी छोटी है। उस आदमी को ये नहीं याद कि 1993 में इस देश के अंदर ओबीसी का जो आरक्षण था ना, उसको सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में अप्लाई किया, वो नरसिम्हा राव की सरकार थी। अनाउंस भले ही वीपी सिंह ने किया हो। उसके बाद 2005 के अंदर जब ये एजुकेशन के अंदर 27% का ओबीसी आरक्षण लाया गया तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब किसी और की सरकार नहीं थी। तो वो झूठ अपना उधर फैला रहे। बहरहाल अब लौट जाते हैं वापस इस पर। तो जो बात अब मैं कह रहा था पूर्णिमा जी आपको, कि देखिए ना, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये तो अब सरकार के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमने एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अपने आदमी को बिठाया था, जिस आदमी का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, साथ में एक मंत्री ने किया, क्योंकि 3 में से 2 आदमी तो उधर के तरफ थे। और उसके बाद हम साथ में एक ऐसा संशोधन लाए जिससे उनके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया हम नहीं चला सकते। तो अब उनको ये लगा कि हमने तो पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ कर लिया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि इस देश की जनता ने जिनको प्रतिपक्ष में रहने की जिम्मेदारी दी है, वो अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उन्होंने 6 महीने लगाकर एक 7 फीट ऊंचे गड्ढे को पूरा सॉल्ट किया, और उसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसी थी वो निकाल के देश की जनता के सामने सारी डिस्क्रिपेंसी सारी की सारी सबूतों के तौर पर सामने क्यों नहीं रखते कोर्ट में? सर क्यों नहीं रखते? दूध का दूध, पानी का पानी करवाइए ना फौरन, कि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जाता रहेगा। वही मैंने कहा कि हाइड्रोजन बम आएगा आएगा आएगा, लेकिन केमिकल फॉर्मूला में ही लोचा नजर आ रहा है। अगर है सब कुछ आपके पास तो किस बात का इंतजार? हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, जिसकी शायद आत्मा सोई हुई है, वो थोड़ा सा जाग जाए। नहीं तो जब हाइड्रोजन बम फूटेगा तो वो आत्मा भी जाग जाएगी और आंखें भी खुल जाएंगी। अभी जम्मू कश्मीर में आत्मा जागी थी क्या आपकी सरकार जब बनाई एनसी के साथ मिलकर? उससे पहले हिमाचल में आत्मा जागी थी क्या आप लोगों की? या बाकी राज्यों में जहां जहां चुनाव जीता वहां पर आत्मा 99 सीटें आई तो आत्मा जागी क्या आप लोगों की, कि तब भी सो रही थी? मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष पता है सबसे आसान काम नीरज मिश्रा क्या होता है? दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों पर आरोप लगाना। अभी आप संबित पात्रा के बयानों का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे नहीं तो स्पिन कर दिए जाएंगे। आपने बड़ी आसानी से स्पिन कर दिया कि देखिए क्योंकि झूठा था, सब कुछ फुल प्रूफ करना था, इसीलिए आधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस पूरा का पूरा उस फॉर्म के साथ बदल दिया। आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को आप डॉक्यूमेंट कंसिडर करिए, और इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन की बाध्यता हो जाती है आधार कार्ड के साथ उसको लिंक करने की। पूर्णिमा जी अब जरा जवाब दे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा आप देने बैठे या मैं देने के लिए बैठी हूँ? सुनिए ना, अब आप भी जवाब दीजिए। या आप चौथे पिलर की, चौथे स्तंभ की बात कर करके ही सिर्फ निकल लेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वही चौथा स्तंभ चाहिए? बताइए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है तो वही सुप्रीम कोर्ट। आप क्यों नहीं जा रहे भाई? आपको ये आप क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? तारीख पता है क्या? आप क्यों नहीं जा रहे बताइए ना मुझे। 3 दिन पहले। अरे आप क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? मैडम सुनिए ना, आप जब ये बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना, उसकी तारीख तो बता दीजिए, क्योंकि 3 दिन पहले जिस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को एक प्रेस विज्ञप्ति दी कि फॉर्म 7 के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से तो चेंजेस नहीं कर सकता। और कल ही शाम की प्रेस विज्ञप्ति क्या आई? क्योंकि ऑनलाइन तरीके से हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते थे, उसे फुल प्रूफ करने के लिए ई साइन, मतलब आधार को हम उससे वैलिडेट कराएंगे,
तब जाकर वो चेंज होगा। मुद्दे की बात तो यह है ये भी नीरज तो जी, बता सबूत दीजिए है ना आप लोगों के पास। पूर्णिमा जी, हमारे पास मुद्दे तो की तब बात यह है, सबूत है ना मेरे आप लोगों पास के तो पास। ये भी सबूत तो है। सबूत को सही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेकर जाते? और कौशल कांत जी, आप लोग क्यों नहीं जाते इन पर मामला दर्ज करवाने के लिए? या हर बार जब जब राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो वो देश विरोधी हो जाएंगे, वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मिल जाएंगे, वो सीरियल ऑफेंडर हो जाएंगे? अरे आप लोग भी तो किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल रहे ना। ऐसा लगता है कि सबको मजा आ रहा है, एक गेंद तू फेंक मैं कैच करूंगा, एक गेंद मैं फेंकूंगा तुम कैच करना। पूर्णिमा जी, अगर राहुल गांधी हो या यहाँ पे बैठे कोई भी लोग हो, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकती है, नीरज जी भी हो सकते हैं, रोज बैठ करके टीवी पर जनता के सामने कुछ भी बोलते रहें, अगर उसके बेसिस पे उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। ठीक, अभी नीरज जी बहुत बोला है यार, अभी से उंगली उठने लगी। नहीं, मैं तो आपको इसलिए टोक नहीं रहा, ठीक, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि मुझे भी 10 सेकंड अभी तो मिल जाए बात। ठीक है, मिलेंगे नीरज जी, मिलेंगे। अभी तो शुरुआत ही नहीं की। बोलिए नेपो किड साहब हमारे हैं ना, राहुल गांधी जी, अगर इनको मतलब सीरियल ऑफेंडर क्यों ना कहा जाए? मार्च 2023 में कहा भारत राष्ट्र नहीं है, लंदन में कहा लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, यूरोप और अमेरिका को साथ में आकर के हमारी मदद करनी चाहिए, भारत में आम आदमी की आवाज दबा दी गई है, ये सारी चीजें वो विदेश में बोल रहे हैं। कश्मीर एक हिंसक जगह है, पुलवामा एक कार का ब्लास्ट था, पेगासस स्पाईवेयर था जिसके ऊपर कोर्ट में उनको बोला गया कि भैया अपना फोन दो, तो फोन देने से भाग गए। चीन की तारीफ करते हैं, जब डोकलाम का केस चल रहा होता है, गुफ ओवर चल रहा होता है बॉर्डर पे, वो चीन के राजदूत के साथ बैठ करके चाइनीज फूड खाते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी अभी 4 दिन पहले, अभी करीब 15-20 दिन पहले, अभी एक आइलैंड पे गए थे, किससे मिलने गए थे? तो समस्या क्या है कि राहुल गांधी इंतजार ये कर रहे हैं, क्योंकि 90 बार वो हार चुके हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज तक कांग्रेस 90 चुनाव हारी है, 90 बार होने वाले चुनाव हारी है। आप समझ लीजिए, इतनी हार के बाद वो तो कह ही रहे ना कि इलेक्शंस रिग्ड थे, वो तो कह ही रहे हैं इलेक्शंस रिग्ड थे और इसीलिए तो आप लोग जीतते जा रहे हैं। और इतनी सारी बातें कौशल कांत जी आप कर रहे हैं, तो सीएसडीएस सर्वे की बात क्यों नहीं करते? सीएसडीएस सर्वे तो ये बताता है ना कि ऐसी संस्थाओं पर जनता का भरोसा घट रहा है, और अगर घट रहा है तो क्या ये गंभीर बात नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है, जिसको उठाया राहुल गांधी ने, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रक्रिया में लूप होल्स तो है। उन लूप होल्स को सुधारने में अगर राहुल गांधी अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है? क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो ये कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं है, पब्लिक आके बचाए। एक लोकसभा का अपोजिशन का लीडर ये कह रहा है कि वो डेमोक्रेसी को बचा, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है ना कि मैं संविधान बचाने और डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं हूं, मैं तो खाली बम फोड़ने के लिए हूं। वो जनता का इंतजार कर रहे हैं, वो जिंजी के भरोसे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, वैसा सोच रहे हैं। उतना कमजोर लोकतंत्र भारत को समझ रहे हैं। यही कंफ्यूजन है पूर्णिमा जी। आप ये बताइए, कर्नाटका में इनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, उसी इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, कानून का पूरा कंट्रोल कर्नाटक में उनके पास है, तो इलेक्शन कमीशन जेल में काहे नहीं भेज देते वहां के? क्यों नहीं कर रहे? केवल और केवल फूहड़ राजनीति चल रही है। ठीक है नीरज जी, जल्दी से काउंटर क्विकली रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की बात पूर्णिमा जी, सिर्फ 30 सेकंड में 2-3 बातें मैं कह देता हूं। जल्दी से। सबसे पहली बात तो ये, इस देश के अंदर अगर कोई सीरियल ऑफेंडर है तो वो तो प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है सर। क्योंकि जिस हिसाब से नोटबंदी की बात करने आए थे कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोला था, उनमें से कुछ नहीं हुआ। 99% से ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में वापस लौट आया। पहला ऑफेंस। दूसरा ऑफेंस, कोविड की जब तैयारी कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष बार बार बता रहे थे कि चेत जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, बहुत जाने जाएंगी, तब प्रधानमंत्री जी हंसी ठिठोली कर रहे थे। दूसरा ऑफेंस। और हालिया तीसरा ऑफेंस, इस देश के सामने उन्होंने एक अधपका जीएसटी रखा। अब वो जीएसटी रखा, अब उसको बदलने के बाद देश को क्या कहा, जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। फिक्की की आज ही की रिपोर्ट है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 55 से लेके
₹85 प्रति महीना की बचत हो रही है। अब मुझे बता दीजिए, आपके पास के परचून की दुकान पे क्या वो दूध का जो रेट है वो कम हो गया, या आपकी जो पेंसिल थी वो सस्ती हो गई? बहरहाल, इस सब के अलावा भी देखिए, नाम तो बार बार क्या कह रहे थे पूर्णिमा जी, कर्नाटका सीआईडी ने वहां एक मुकदमा किया। कर्नाटका सीआईडी बार बार इलेक्शन कमीशन को लिख रही है, वो चिट्ठी भी पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने क्या कहा, आप तो सिर्फ वो आईपी एड्रेसेस दे दीजिए ना, हो सकता है कोई विदेशी ताकत वो बड़े तरीके से इलेक्शन को रिग कर रही हो, लेकिन भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों पता नहीं किसका बचाव कर रहे हैं, किस विदेशी हाथ को भाजपा और इलेक्शन कमीशन बचा रही है, ये बता दें। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी इंटरव्यू देते हैं सर, वो खुद राहुल गांधी के कोट किए गए बातों को फैक्ट कंसीडर नहीं करता। नीरज जी, वो खुद ही नहीं करता है जहां पर वो इंटरव्यू देते हैं। जल्दी से कौशल खान साहब प्लीज क्विकली। नीरज जी, सिर्फ पूर्णिमा जी मैं ये पूछना चाहता हूं, वो राहुल गांधी हैं, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो सही हो जाएंगे? एक आम आदमी अगर वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है और आम आदमी कानूनी प्रोसेस से चल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या ये नेपोटिज्म की जो पैदावार है, क्या इसी वजह से ये नहीं कर सकते? ये एक नॉर्मल आदमी से सुपर सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है अश्विनी जी, फॉलो करें ना। अश्विनी जी, मैं एक बहुत बेसिक सवाल के साथ आपके पास आना चाहती पता हूँ। नहीं अनुराग ठाकुर को कितना बुरा लगता होगा कि वो इस पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है अश्विनी जी, एक बहुत बेसिक सवाल के साथ आपके पास मैं आना चाहती हूँ कि मान के चलिए कि अगर चुनाव प्रक्रिया में किसी पार्टी को लगता है कि भाई किसी तरीके का कोई हेरफेर है, कोई गड़बड़ है, रिग्ड है इलेक्शंस या क्या है, उस पार्टी का पहला कदम क्या होना चाहिए? आप सुधार चाहते हैं, आप चाहते हैं जो कल्प्रिट है वो सामने आए, जैसा कि राहुल गांधी ने एक्स इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोगों तक के लिए, अधिकारियों तक के लिए बोला था, तो क्या करना चाहिए पहले कदम के तौर पर? पहला कदम तो यही होना चाहिए कि विधि द्वारा स्थापित जो हमारे न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में अप्रोच करके और वहां पर उस आर्बिट्रीनेस, वहां पर उस प्रकार की मिलाफाइडनेस और किसी प्रकार का अगर मान लीजिए षड्यंत्र डॉक्यूमेंट्री हुआ है या किसी प्रकार से फोर्स बोगस गलत तरीके से कुछ अगर किसी भी लॉ का वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट जाना चाहिए और इंक्वायरी की बात करनी चाहिए और कोर्ट का निर्णय जो आए उसको सबको मानना चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है हर एक संवैधानिक व्यक्ति का कर्तव्य, क्योंकि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, इस देश में विधि द्वारा स्थापित अदालतें चलती हैं, इस देश में एक न्याय प्रणाली काम करती है और इस देश में हिंसक आंदोलनों को या हिंसक आंदोलनों का आग्रह करने को कोई स्थान नहीं है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कानून द्वारा संरक्षित है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंसक या हिंसा के लिए आग्रह करने के लिए कभी किसी प्रकार से अनुमति नहीं देती, क्योंकि जैसे ही हिंसा की हम बात करते हैं वो आंदोलन अहिंसक आंदोलन हो जाता है। तो वो अहिंसक आंदोलन यानी आपने देश के खिलाफ विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए समझना यह होगा कि अगर सत्तावादी शासन से किसी प्रकार का कोई लगता है कि अगर उसकी नीतियों में कोई विरोध है, उसकी नीतियों से असहमति है, तो आप जनता के माध्यम से अहिंसक तरीके से आंदोलन करें। हिंसा करते ही देश में बीएनएस लागू है, वो कहता है कि आप हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस एरा में नहीं जी रहे हैं जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम बात करें कि खिलाफत आंदोलन चला, हम बात करें कि गरम दल नरम दल चलते थे, क्रांतिकारी रहते थे। अब शांतिपूर्ण आंदोलन एक सबसे बड़ी बात है और आजादी के आंदोलन में शांतिपूर्ण सत्याग्रह और क्रांतिकारी गतिविधियां दोनों धाराएं सक्रिय रही। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश में संविधान लागू हुआ। इसलिए यह समझना पड़ेगा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार होना और हिंसक आंदोलन का बुलावा देना, दोनों में बहुत अंतर है। आप किसी भी संवैधानिक संस्था को हिंसक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किसी लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आप प्रेरित करते हैं तो यानी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। यही मैं समझता हूं कानून का विद्यार्थी हूं। ठीक है, लेकिन संजय राणा जी, इसी मास मोबिलाइजेशन पर तो राहुल गांधी ये कहते हैं ना कि भाई मुझे तो अब लोगों को ही, क्योंकि यहाँ तो न्याय मिलने की उम्मीद है नहीं, यहाँ की व्यवस्था से तो किसी बात की उम्मीद है नहीं, इसीलिए विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर वो बातें भी कहते हैं कि यहाँ पर उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं और कोर्ट भी वो इसीलिए नहीं जाना चाहते, इसीलिए मास मोबिलाइजेशन की। लेकिन उसके साथ गेम शब्द जोड़कर क्या राहुल गांधी कोई गड़बड़ कर देते हैं? वोट चोरी के आरोप इतने गंभीर हैं, इसका इंपैक्ट आपको कैसा हुआ दिखता है दोनों पार्टीज के लिए, और खासतौर से जनता का कितना बड़ा लॉस है उनमें? क्योंकि उनमें तो भ्रम आ रहा है ना कि भाई सब अभी तक क्या गलत ही हो रहा है।
पूर्णिमा जी गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, उस पार्टी के नेता के बातों में क्यों विश्वास किया जाए जिसकी अस्तित्व, जिसके पूर्वज कहीं ना कहीं वोट चोरी करके आए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब संस्था की बात होती, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती, 2-3 चीज़ों को मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे मित्र नीरज जी ने क्या बोला कि 1993 में कांग्रेस ने ओबीसी रिजर्वेशन किया था। सर बिल्कुल गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, इंदिरा सोनोई का केस था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके आदेश के, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 3, जो आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि जिस समय राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 18 तारीख को, उसी समय एक कर्नाटका में केस था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मल्लूर, जहाँ पे कांग्रेस एमएलए जीत गया था और वो जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो हार गए थे, वो कोर्ट गए वोट चोरी के खिलाफ, और उनके पक्ष में आदेश आया हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट का 18 तारीख को। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता है वो कोर्ट जाएगा। आनंदा में क्यों नहीं कोर्ट गया भाई? आपको लगता है 6018 वोट आपके काट दिए गए या कुछ ही तरह की त्रुटि हुई है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। जैसे वहां के मल्लूर के एमएलए, रुक जाइए सर, जैसे मल्लूर के एमएलए कर्नाटका हाई कोर्ट गए थे, वहां से आदेश आया था। करेक्ट कर दीजिएगा आप। हाँ, मैं करेक्ट करा दीजिएगा, आप समय पे बोलिएगा। नंबर 3, जहां तक बात हो रही थी राहुल गांधी की, देखिए राहुल गांधी की जो शब्दावली है लीडर ऑपोजिशन की तो बिल्कुल नहीं लगती है, लीडर की नहीं लगती है। जो व्यक्ति अपने देश के संस्थानों पे प्रश्न उठाता हो, जो व्यक्ति हमेशा अपने देश की बुराई करता हो, देश के लीडरान पे बुराई करता हो, आप प्रश्न उठाइए ना, लेकिन तथ्यों के साथ उठाइए। नंबर 5, ये बताइए राहुल गांधी साहब का शासन रहा 2004 से 2014 तक, कितनी यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया गया स्पीच देने के लिए? बताइए ना, इतने योग्य हैं तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी इनको क्यों नहीं बुलाती है? भूल जाइए बीजेपी शासित राज्यों का, हमने कर्नाटका में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, उनको बुलाना चाहिए, स्पीच दीजिए। ये ऑक्सफोर्ड में कोने में क्यों बैठ के स्पीच देने चले जाते हैं? यूएस में क्यों देने चले जाते हैं? और फॉरेन जो प्रेस है उसको क्यों देते हैं? हिंदुस्तान पे प्रेस पे विश्वास नहीं, हिंदुस्तान की वो तो कह रहे नहीं है ना, अभी तो नीरज जी ने कहा कि चौथा स्तंभ सोया हुआ है। नहीं, चौथा स्तंभ नहीं, ये बताइए, चौथा स्तंभ बिल्कुल सोया था, इनके जमाने में सोया था, आज के जमाने में चौथा स्तंभ नहीं सोया हुआ। अरे जिसके परिवार ने 82 बार कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा हो, जिसकी दादी ने 31 बार कॉन्स्टिट्यूशन को मरोड़ा हो, वो व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति बात करेगा तो मानने को तैयार नहीं हो। ये बार बार बोलते रहे ओबी रिजर्वेशन, भाई 79 में आया था, 80 में दादी जी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, 90 में पापा जी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, 93 ने सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तब इंप्लीमेंट हुआ, 2006 की बात एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी, उसके बाद इंप्लीमेंट हुआ। तो आपने कुछ किया नहीं। जो चीज ओबीसी रिजर्वेशन 1955 में होना चाहिए था उसको लटका करके 1990 तक लटका, 2006 और 1993 में किया। तो कहीं ना कहीं पिछड़ने का जो काम है ये पार्टी हमेशा करती है। मैं 30 सेकंड बाड़ी विराम दूंगा। देखिए, समस्या राहुल गांधी के साथ नहीं, राहुल गांधी की आदत पड़ गई है, हाईली फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि वो किसी तरह सत्ता में आ जाए। और वो देखिए CWC कमेटी में क्या डिस्कशन हो रहा है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अरे भैया, तुम्हारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसमें फॉरेन पॉलिसी आप डिसाइड करोगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? देश के संस्थानों को बेच दो। अरे कश्मीर आपके पाकिस्तान को देने को तैयार हो गए थे 2014 के पहले। तो समस्या कांग्रेस के साथ है, उनतर द्वंद से गुजर रही है। और राहुल गांधी की मति पे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो कभी कभी सोचना पड़ता है इनको किसी तरह की एक तरह से भेजना चाहिए कहीं पे जिसमें इनका इलाज हो सके। ठीक है, क्या अपने लिए राजनीतिक ऑक्सीजन तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास सब कुछ मौजूद है तो भाई सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप चलिए, और आप समाधान चाहते हैं तो समाधान की तरफ बढ़िए। उस बीच में ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं चल सकता ना। क्या होगा उससे? हम और आप बहस करेंगे 10-15 दिन 20 दिन, क्या होगा उससे? पूर्णिमा, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में संसद सर्वोपरि है। संसद में लिए हुए वचन या संसद में लिए हुए फैसले, उस फैसले से संविधान में भी हम परिवर्तन करते हैं। और हमें यहाँ बैठे काबिल आलिम फाजिल लोग हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यदि किसी नीति से, यदि किसी बात से कुछ मजबूरी है या कुछ परेशानी है तो वो कोर्ट की तरफ रुख करे, कोर्ट के तरफ रुख करें। हर मामले में कोर्ट के तरफ जाएं हम। संसद किसी काम का नहीं रह गया। बंद कीजिए तमाशा। ये संसद को इतना हल्का आप समझ रहे हैं, जो कानून बनाने की क्षमता रखता हो, जो संविधान में संशोधन करने की क्षमता रखता हो, उसके अगेंस्ट में हम चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं। लेकिन यहां सुनवाई नहीं होगी। सवाल संवैधानिक संस्थानों के क्षरण का है। सवाल यह है कि यदि राहुल गांधी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो उसके भ्रम को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। मैंने लगातार मैं एक बात कहता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इन संस्थानों का इकबाल कम से कम बना रहना चाहिए। लगातार नेपो की राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है। अरे नहीं हैसियत, छोड़ दीजिए उनके स्टेटमेंट को, कोई चर्चा मत कीजिए उससे। क्यों हाथ पैर आपके फूलने लगते हैं?
क्यों जिस संस्थान के बारे में बात करते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ पड़ते हैं उस पर बात करने के लिए। और नेपोटिज्म क्या होता है पता है हम आपको? जिसके नाना प्रधानमंत्री हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसके पापा प्रधानमंत्री हो, वो आदमी एक जूता और एक टी शर्ट पहन करके सदन में जाता है। और जो लगातार रो रहा है कि हम ओबीसी के हैं, पिछड़े हैं, माँ बर्तन धोती थी, पैसे नहीं थे, चाय बेचते थे, उसके बारे में एक बार देख लीजिए कि वो किस तरह की शैली पे जीता है। कुछ तो हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक आदमी जो हजारों किलोमीटर पैदल नाप देता है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान को नाप देता है अपने पैदल चल के, बिल्कुल नहीं सोचता है कि थकान होगी, चेहरे पे खतरे होंगे, उसको आप नेपोकिट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में गोद में बैठे हुए ऐसे लोगों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि निकाल के हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सर झुक जाएगा। नेपोकिट क्या होता है और उनके बच्चे अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, अभी हिंदुस्तान में बैठे हुए। ये जो हवा चली है ना, ये जनजन की बात जी की बात हो रही है ना, आहट आपको सुननी होगी। सोनम वांगचुक किस चीज के लिए बैठे थे लेह में? इसी बात को लेकर बैठे थे ना कि देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने जो हमसे वादा किया था वो वादा पूरा करें। और आज कहा जा रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बोलेंगे तब भी ये वादा पूरा नहीं होगा, नहीं होने वाला है। कब तक किसी को लॉलीपॉप देंगे? नतीजा देख लीजिए क्या हुआ वहां पे। और आप यदि इस तरह की बातें की जाएंगी तो आप कह रहे हैं कि भड़काने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के युवा वर्ग को क्या समझते हैं आप? सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है आज के वक्त में। नहीं तो उसको खेल मूर्ख क्या समझते हैं आप? कौन सा खेल? उसकी राहुल गांधी मजबूरियां, कौन से खेल की बात उसकी मजबूरियां नहीं है क्या? खेल की बात कौन से खेल की किस बात चीज से राहुल परेशान गांधी है वो? करते हैं? महंगाई से परेशान है, नौकरी नहीं है राहुल उसके गांधी पास, कौन से शिक्षक- खेल की बात मैं करते हैं वही जो तो वो कह रहा खेल हूँ। रहे हैं? वो खेल की मैं बात वही कह करते रहा हैं हूँ साहब, वो कि कौन से खेल की हिंदुस्तान बात का कर युवा रहे परेशान है, हैं? आप उसके वो परेशानी को कौन नहीं से समझ सकते खेल हैं। की बात कर रहे मैंने हैं? कहा कि हिंदुस्तान का युवा परेशान है, तो वो उसके ये खेल परेशानी- है, इसको उसके ये परेशानी खेल को है, दबाने का प्रयास मत खेल कीजिए। है, यही विस्फोट है, खेल है, ये विस्फोट जिसमें है, एक की हार ये एक की विस्फोट जीत है जो होगी। एक जगह से वो निकलना खेल है शुरू जो हुआ मनोरंजन और के यदि लिए नहीं होता कहते है। अभी भी, ये वो सरकार खेल भी है नहीं जिससे कहती। कई लोगों का मैंने मनोरंजन कहा- होता है, मैंने यानी पूर्णिमा संविधान कहा को कि यदि बचाने की सरकार लड़ाई नहीं मनोरंजन कहती के है, आधार तो पर ये होगी। विस्फोट जो एक खेल होने के से साथ शुरू हुआ, संविधान को हिंदुस्तान बचाने में की फैलेगा। लड़ाई होगी या आप तथ्यों पर हिंदुस्तान के आधारित होगी? नौजवानों के सर, बारे में नहीं सोच रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी हिंदुस्तान के उस महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी झूठ मूठ के जीएसटी लाते हैं, पैर तोड़ते हैं और पैर ठीक करने के बाद में पहले कहते हैं कि हमें वोट ठीक है, दिया। पहले इधर संजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कौशल जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कौशल जी, बहुत उसके बाद महंगाई से त्राहिमाम हो गया है, बिल्कुल जलजला आ चुका है देश में, महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है, लोग मर रहे हैं। भैया 7 साल तक डबल डिजिट में था यूपीए के शासन में महंगाई, आज का दर पता नहीं पता है। चलिए आप बेरोजगारी की भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो छल कूद मचा रहे थे। 5.2 है और इनके शासनकाल में 5.36 था। अरे देख ले रहा हूं, और ये क्या बोल रहे थे? अरे दिखा रहा हूं, और ये क्या बोल रहे हैं? बेचारा जो अरे देश का बच्चा टी शर्ट पहन के घूमता है, अरे बर्बरी का टी शर्ट, बर्बरी का टी शर्ट और टॉम क्रूज, अरे टॉम फोर्ड का चश्मा लगाता है, वो बर्बरी का 35,000 का जैकेट, कैसी बात कर रहे हैं? और जूता पहनता 1.5 लाख रुपए का। अरे बड़ा मासूम है, अरे कौन सा मासूम है? बर्बरी देखे हो? बर्बरी का टी शर्ट चाय नहीं बेचता था, अरे चाय नहीं बेचता था, उसी को डिपोटिज्म बोलते हैं। अयोग्य आदमी नेता बनता है, कक्षा 9 पास आदमी नेता बनता है, उसको अयोग्य बोलते हैं, उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। योग्यता पे आइए, योग्यता पे आइए। महंगाई की बात की बताओ, बेरोजगारी की बात बताओ। अरे कर्नाटका का एग्जांपल दिया मैंने, कर्नाटका का दिया। आप हाई कोर्ट गए, युवाओं का गुस्सा नहीं समझ पा रहे हैं, आहट समझिए, झूठ फैला रहे हो, आप आहट झूठ समझिए, फैला रहे हो। अरे ये झूठ है, देश में झूठ है, बिल्कुल झूठ है, झूठ है वो। महंगाई कितना है? अरे महंगाई कितनी है? महंगाई क्यों बोला? वादा खिलाफी के वजह से वादा क्या हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ? आपको पता है क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कहानी? नहीं, एक सेकंड, बताइए एक हिंदुस्तान के लोगों को क्या करना है? संजय जी एक सेकंड, जरा एक बात बताइए कौशिक साहब, अगर लद्दाख, अगर जो भी हो रहा है, वांगचुक ने फिर वापस क्यों ले लिया प्रदर्शन? अगर इतना भाई आधार तो सत्य के साथ था ना, तो फिर वापस क्यों ले लिया, ये बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि देश के युवाओं में जिस तरह से वादा खिलाफ, वापस बाप ले रे लिया। बाप, कौन सा भाई क्या बात कर रहे हैं? आप वही समझ पा रहे हैं। आज वापस क्यों ले लिया फिर? राहुल गांधी आप युवा बनाने का प्रयास कीजिए। संजीव कौशिक युवा या रियल युवा 26 साल के कम ठीक है। उम्र को युवा कौशल कहा जाता है, कांत जी, 58 की ईयर के उम्र को बनाने जाता है। ठीक है, अरे भैया कौशल कांत युवा, जी, कौशल कब तक कांत जी, युवा? बेरोजगारी से बर्बरी की लेके टी-शर्ट पहन महंगाई करके, दर तक बॉडी के दिखा आंकड़े करके, और कहते बैंकों हैं में घूम कौशिक करके, साहब एयर की कंडीशन में दिखाओ घूम ये करके, आंकड़े कहाँ हैं? नेपोटिस्ट बोला जाता है उसको। एक सेकंड कौशिक साहब, ये बताइए, एक मिनट, 82 बात, एक 10 मिनट, सेकंड में आ रही हूं 82 बार कौशल कांत संस्थानों जी। को तोड़ा। क्या संस्थानों की बात कर रहे ठीक हैं? है, संस्थानों को तोड़ने की बात करने वाला व्यक्ति ठीक है। देश विरोधी होता है। तो आप तोड़िएगा,
ठीक अब आप तोड़िएगा। अरे एक आप सेकंड। तोड़ रहे हैं, आपने एक किया सेकंड है सर, 82 एक बार। ये कौन सा तर्क है भाई? 31 बार तो दादी जी तोड़ी है। अरे ये कौन सा 16 तर्क है? बार पर नाना जी तोड़े थे, किसने 11 बार पिताश्री ठीक तोड़े है, थे। ठीक है, लेकिन ये बड़ा दोहरा रवैया है कि आपको बेरोजगारी से लेके महंगाई तक के आंकड़े आप कहते हैं दिखाइए दिखाइए दिखाइए, दिखता लेकिन नहीं है। कांग्रेस के पास जो है वो मत दिखाइए। क्यों दिखाएंगे भाई? हम क्यों दिखाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? ये बढ़िया बात है, वो बताइएगा कौशल कांत साहब। अब जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा, संजीव जी ने कहा कि संसद, राहुल गांधी की अटेंडेंस जाके पता कर लीजिए, संसद में कम है, जितना नेशनल एवरेज है उससे कम है। तो राहुल गांधी संसद में बोलते कहाँ हैं? वो संसद में तो मिमिक्री करते हैं और हंसते हैं और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। और जहां तक रही सोशल मीडिया की बात, बीआरओ और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था डिफेमेशन का इनके अगेंस्ट, उसमें जस्टिस दिबांकर दत्ता और अगस्टिन जॉर्ज का ऑब्जर्वेशन था कि इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू वोंट से ऑल दीज थिंग। जब उन्होंने ये कहा था कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जमीन ले ली, और फिर उसने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ के ऑब्जर्वेशन है, कि आपको इस तरह की बात करते हैं तो आपको सोचना पड़े क्या आप सच्चे भारतीय हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछी। दूसरी चीज, आप जो बात संसद में, अभी मेरे दोस्त कह संसद में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का, भाई जो बात आप संसद में कर सकते हैं उसको आप सोशल मीडिया पे क्यों बोल रहे हैं? आप तो संसद में जाकर कर सकते हैं, आप तो एलओपी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय में भी आपने चाइना के बारे में उल्टा सीधा बोला था। आप ये देखिए, उसके बाद उनकी बहन क्या बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, मेरे भाई की भारतीयता तय करने वाला। फिर कौन तय करेगा? क्या ये सुपर, और नेपोटिज्म की बात करें, अरे भैया ये बताओ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी की क्या और कौन सा नेपोटिज्म चाहिए भैया? पूरे देश ने, एक ही परिवार ने इतने दिनों तक राज किया, और उसके बाद भी कांग्रेस इतनी बार टूटने के बाद भी उसी परिवार के पीछे खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि सत्ता की लालच है। कांग्रेस इसीलिए तो खत्म हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना में सबसे बड़े लाल राहुल गांधी हैं, ये खुद ही कर देंगे। आप खुद सोचिए, नेपोटिज्म इसको नहीं कहेंगे संजीव जी, तो कहेंगे किसको? आप बताओ ना। राहुल गांधी के, आप जूते चश्मे की तो बात बता दी ना, हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी जो पहनते हैं, जो चलते हैं, वो सबको पता है दोस्त। पर राहुल गांधी की सोच के बारे में सोचिए ना। अभी जो लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख में जाके पता करिए क्या हुआ। राहुल गांधी की बात को फॉलो करते हुए कांग्रेस के पार्षद ने हिंसा कराई, जिसकी वजह से एक लोकतांत्रिक जो विरोध चल रहा था वो विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो ये तो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, हिंसा फैले, और उस हिंसा का फायदा उठा करके दोबारा सत्ता में आए। यही राहुल गांधी की सोच है, और यही डीप स्टेट करने पे वो कहने पे वो कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ का मोहरा बने हुए। ठीक है, ठीक है। नीरज जी काउंटर रखिएगा, आपको कुछ ऑब्जेक्शन भी था संजय राणा जी के फैक्ट्स पर, नंबर्स पर, वो भी रखिएगा, और साथ ही फिर उसके बाद आपके पास में आती हूँ अश्विनी जी। पूर्णिमा जी देखिए, मुझे तो संजय राणा जी की बात सुन के ना, आजकल जो आम बोलचाल में जेन जी के बच्चे कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, इनकी वही स्थिति थी। इन्होंने क्या कहा कि हम कर्नाटक के अलंद वाले मामले में कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि 6017 वोट वहां काट दिए गए। इन भाई साहब को जब यही नहीं मालूम कि वहां 6017 वोट काटने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पकड़ा गया, और उसके ऊपर कर्नाटक सीआईडी ने एफआईआर की, तब उस मामले में आप कोर्ट कैसे जाते? तो ये कैसे विश्लेषक होंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अब आ जाते हैं भाजपा प्रवक्ता की तरफ। करने के बाद भी नीरज जी आप कह रहे हैं मैं नहीं करता हूं। नहीं, मैंने तो सब कर गए आपने उसके बाद। आंसर ही नहीं है, जब इनको नंबर याद नहीं है। इसको यही नहीं 62 लाख नहीं 65 लाख था, और वोट काटने की 6018 था, 6017 नहीं था। किस तरीके के, ये बताइए मल्लूर में क्यों नहीं चले गए? देश का जो हाईकोर्ट ज्यादा जरूरी है, हाईकोर्ट ने लगाम लगाई ना आपके सांसद को। अब आ जाते हैं कौशल कांत जी पे। इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी जी की अटेंडेंस पार्लियामेंट में कितनी है? अरे प्रधानमंत्री जी से फिर भी 25% ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी तो चलते सदन के बीच में चले जाते हैं कहीं दौरे पर, उनको बाकी प्रदेश इस देश के नहीं दिखते। संसद की जो बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो उनको नहीं दिखती। वो तो इस देश के लोकतंत्र में यूके की तरह नहीं होता, नहीं तो वहां वेस्टमिंस्टर हाउस में बिठा करना प्रधानमंत्री जी से बार बार सवाल पूछे जाते।
और जब वो झूठ बोलते इसीलिए- तो उंगली दिखाकर इसीलिए बोला राहुल जाता गांधी अरे ऑर्डिनेंस उसी भी से ला हो, देते हैं। अरे व्यवस्था तुम से तो पार्लियामेंट इतने में दिन झूठ कांग्रेस बोल राज रहे करती हो, रही है तुम देश भाई। के सामने झूठ बोल रहे नीरज हो, जी, लेकिन भला हो यहाँ इसी के लोकतंत्र संवैधानिक का। व्यवस्था अब से तीसरी बात पर कांग्रेस पूर्णिमा जी, इतने दिनों तक राज करती रही है। लाया जा रहा है भारत ना, में कौशल जी मैं आपके 85% बीच में कांग्रेस नहीं ने बोल रहा राज था। जल्दी से मैं- 10 सेकंड में नीरज जी खत्म करेंगे, 10 सेकंड में तीसरी प्लीज। बात हाँ। तीसरी बात पूर्णिमा जी, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना अराजकता वाला, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि लोकतंत्र जब क्लास 6 में पहली बार पढ़ाया जाता है ना, तो ये बताया जाता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जिसके अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों के अंदर वो ताकत को निहित किया जाता है, सिर्फ राजनीतिक ताकत। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो जनता है, क्योंकि ये उनका जस्टिस लोकतंत्र दीपांकर है। दत्ता के और बारे में जब क्या आज कहेंगे? लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट खतरे के में है, ऑब्जर्वेशन के बारे में जनता क्या को कहेंगे? इसको जवाब मांगना इसको भी होगा। जवाब- अरे नीरज नेता जी, आएंगे, नेता नीरज चले जी, जाएंगे, ये देश 5000 साल नीरज पहले जी, भी था। ठीक साल सुप्रीम यही कोर्ट के जनता है ऑब्जर्वेशन देश के बारे में की। कुछ बोलेंगे? नीरज आज जी, कहाँ? नीरज आज जी, कहाँ? कोर्ट के नीरज ऑब्जर्वेशन जी, के बारे में कुछ बोलेंगे? आपको पसंद आए ना आए, लेकिन यही जनता है देश की, तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया हाँ, है। ठीक है ना, यही भाई 60 जनता साल है हमें साहब। भी तो जिता के यही दिया। जनता है, बिल्कुल भाई आपको 60 निकाला, साल, किसने बिल्कुल आपको प्रधानमंत्री निकाला, दिया? 70 सालों तक बताएंगी? मौका देने के बाद मैडम, फिर इनके आपको पास दो हटाया। हैं। तो इनके इसी पास जनता दो पर हैं। विश्वास इनका हमारे भी पास है, इसी कितने हैं? जनता पर बताएं हम। विश्वास आपका पूरी भी है, फहरिस्त लिखें। लेकिन जनता के बीच में भ्रम नहीं होना चाहिए अश्विनी जी। जनता को ये जनता मालूम के है बीच कि में भ्रम लोकतंत्र नहीं में होना जनता की चाहिए, ताकत भले ही वो सबसे किसी भी मजबूत है। पार्टी की तरफ से हो, किसी भी तरीके के पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो। संविधान की रक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन ये भ्रम की स्थिति संविधान के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करना, पुलिस पर अटैक करना, हिंसक आंदोलन करना, हिंसक विरोध करना, सशस्त्र आंदोलन करना, रेल सुविधा बाधित करना, जनधन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना और उसको संविधान बचाने के नाम पर जस्टिफाई करना, और एक ऐसे देश में जहां पर न्याय प्रणाली कार्य करती है, जहां पर हिंसक विरोध को संविधान में भी किसी प्रकार की छूट नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में कहा गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हिंसा को नहीं बढ़ावा दे सकते। अगर कोई उग्र आंदोलन की बात करता है, पड़ोसी देशों में जैसे हिंसक आंदोलन हुए, उनसे सबक लेकर यहाँ के युवाओं को प्रेरित करते, तो मैं समझता हूँ कि वो देश की व्यवस्था के खिलाफ, वो बिल्कुल देश के कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और जो न्याय द्वारा स्थापित व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। ये हमारे देश में परमिसिबल नहीं है। और इन्हीं जेनजी से अपील राहुल गांधी करते हैं नीरज जी, जिनके लिए अभी आपने कुछ वड़ा पाव जैसा कुछ जिक्र किया, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि आपने क्या किया, लेकिन इसी जेनजी के आधार पर आप चाहते हैं कि भाई ये बताएं, कुछ करें तो हम संविधान बचाएंगे, और इसी मास मोबिलाइजेशन की बात राहुल गांधी करते हैं, जिनके लिए आपको वड़ा पाव फिलहाल ध्यान आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल गांधी, राहुल गांधी अभी भी जेनजी है। कांग्रेस कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी देश अभी की भी सबसे जेनजी बड़ी है। क्या डेमोग्राफी को ठीक, अगर आप लोग ठीक। गाली बना सकते हैं तो भला करे आप ही ने आपका कहा भगवान। साहब, आप ही ने कहा, मैंने तो बस दोहराया। देश की सबसे बड़ी आप ही ने कहा, मैंने बस दोहराया। जनसंख्या है, जैसे राहुल जेनजी। गांधी गलती से अगर कह गए उसको थे कि आपने मुझे गाली बना दिया, मेरी जिम्मेदारी तो इस देश बात के के लोकतंत्र ऊपर को तो मुझे बचाने की नहीं सिर्फ है। हंसी आती जैसे है। राहुल गांधी बस कहते कहते कह गए थे, वैसे ही आपने वड़ा पाव कहा, तो मैंने बस उसको दोहरा नहीं, दिया। मैंने ज्यादा तो कुछ संजय मैंने राणा नहीं जी कहा। की सच्चाई ठीक बता है, दी। बहुत बहुत राहुल शुक्रिया। गांधी इनको सर, शायद बुरी समय नहीं नहीं लगी। है, समय नहीं है कौशल कांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज जी आपका भी धन्यवाद। अश्विनी जी, संजय राणा जी, संजीव कौशिक जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।